नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे सन सिटी में डबल मर्डर वाली साजिश की, फिर आपको बताएंगे और बात करेंगे नापाक साजिश के खुलासे की। उसके बाद बात होगी अवैध खनन के खिलाफ टावर पर चढ़े बाबा की, और आखिर के अंदर हम बात करेंगे मंत्रियों पर कांग्रेस नेता वाजिब के अटैक की। तो चार अलग अलग सबसे बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की, और शुरुआत नापाक साजिश से करेंगे। उस नापाक साजिश के खुलासे की बात जहां पर श्री गंगानगर में पाक बॉर्डर से पकड़े गए पाक घुसपैठिए से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये पाक घुसपैठिया बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की मंशा से भारत की सीमा में घुसा था। बीएसएफ ने रविवार सुबह 24 साल के पाक नागरिक को भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा था, जिसकी पहचान रिजवान अशरफ के तौर पर की गई है। रिजवान हिंदूमल कोट सेक्टर में खखान चेक पोस्ट से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। रिजवान अशरफ पाकिस्तान में पंजाब के मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। वहीं पाकिस्तानी घुसपैठिए के सीमा पर पकड़े जाने के बाद बीएसएफ अलर्ट मोड में आ गया है। एनआई के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि रिजवान भारत में घुसने के बाद अजमेर दरगाह जाना चाहता था, और अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद उसका नुपुर शर्मा की हत्या करने का प्लान था। रिजवान की तलाशी लेने पर 11 इंच का एक धारदार चाकू, धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान उसके पास से बरामद हुआ है। रिजवान से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें नई जानकारियां मिल सकती है। तो ये बड़ा खुलासा बीएसएफ की तरफ से एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया, जिसका निशाना नुपुर शर्मा थी, और घुसपैठिए ने नुपुर शर्मा की हत्या करने के प्लान को कबूल किया है। इसके पास से कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू बरामद किए गए हैं। बहरहाल एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में कई अहम बातें सामने आ सकती है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इससे मिल सकती है। और जैसे ये पूरा का मामला सामने आया, बीएसएफ अलर्ट मोड पर आ गई है। तो बीएसएफ ने इसे सीमा से गिरफ्तार किया था, और इस पूरे मामले को लेकर के श्री गंगानगर के एसपी आनंद शर्मा से खास बातचीत की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आप सुनिए। शनिवार रात सीमा पार पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से जेआईसी के दौरान पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सबसे खास खुलासा ये हुआ है कि रिजवान अशरफ सीमा पार कर भारत की सीमा में नापाक इरादे को लेकर आया था, और वो नापाक इरादा था भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या का। जेआईसी के दौरान पूछताछ में ये सारा का सारा खुलासा हमारे सामने आया। हमारे साथ श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जेआईसी के दौरान इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से क्या क्या सामने आया है। जी देखिए, 16-17 जुलाई की मिडनाइट पर ये जो व्यक्ति है, ये जो फेंस का पिलर है वो क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था। इसको बीएसएफ ने अप्रीहेंड करके हमें दिया था, और हमने जब इससे पूछताछ करी है, एफआईआर दर्ज करी, और उसके बाद जेआईसी है, उसमें उसने ये बताया कि इसका नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान है, उम्र 24 साल है। इसके पास एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, कुछ रिलीजियस लिटरेचर है। और इसने ये बताया कि ये जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट किया था उसको लेकर आहत था, और उसको सज़ा देने के लिए ये यहाँ पर आया था। तो यहाँ इस मुहिम में क्या वो अकेला था, या उसको किसी इस तरह का कोई सपोर्ट मिल रहा था सर सीमा पर पाकिस्तान से? नहीं, अभी तक तो देखिए वो अकेला ही पकड़ा गया है, और अभी उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के संबंध में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जेआईसी जारी है, अभी एजेंसीज हर पहलू पे जांच कर रही है। चूंकि संवेदनशील मसला है, इसलिए अभी इतना ही बता सकते हैं। आगे अगर जैसे कुछ और खुलासा होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। आपने मेंशन किया कि उसके पास रिलीजियस लिटरेचर्स मिले हुए हैं, तो वो किस तरह के हैं? जो धार्मिक किताबें होती है, जिसमें धर्म से जुड़े हुए प्रवचन वगैरह होते हैं, वो उस तरह का। ओके बॉस, क्या लगता है इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट है किसी आतंकवादी संगठन से या किसी धार्मिक संगठन से? क्योंकि हाल ही में दावत इस्लामी का भी जिक्र आया था उदयपुर में, जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। क्या इस तरह की कोई उम्मीद कहीं दिख रही है? नहीं, अभी इसको कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेट अस क्लियर द थिंग्स एंड देन विल शेयर। ओके, तो ये थे श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से ये अहम खुलासा सामने आया है जेआईसी के दौरान कि भाजपा नेत्री के द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान के बाद वो भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या करने के नापाक इरादे से सीमा पार
कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, जिसे बीएसएफ के जवानों के द्वारा धर दबोचा गया। फिलहाल उसकी जेआईसी चल रही है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया है कि उम्मीद है कि जेआईसी के दौरान अभी और अहम खुलासे हो सकते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अशोक शर्मा के पास। अशोक, ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बीएसएफ ने जिस संदिग्ध को पकड़ा और उसके पास से उस जो जानकारियां अब तक मिल रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीएसएफ के द्वारा 2 दिन पूर्व सीमा पार पाकिस्तान से आया पाकिस्तानी घुसपैठिया जो पकड़ा गया था, उससे बड़ा अहम खुलासा जेआईसी के दौरान हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि वो सीमा पार पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को सबक सिखाने के नापाक इरादे से भारत की सीमा में प्रवेश किया था। अभी तक तो हमारे सामने ये मसले सामने आते हैं कि तस्करी के दौरान या फिर गलती से सीमा पार की जाती है, लेकिन इस बार जो घुसपैठिया है जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके जो नापाक इरादे हैं वो ये थे कि भाजपा नेत्री के द्वारा जो हाल ही में एक बयान दिया गया था, उसको लेकर वो काफी आहत था और उसका जो मंसूबा था भारत में आने का वो ये था कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा को सबक सिखाया जाए। ये बड़ा अहम खुलासा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य खुलासे भी अभी होने बाकी हैं, क्योंकि जेआईसी कंटिन्यू है हेमंत, और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस जेआईसी के दौरान कुछ अन्य दस्तावेजों या फिर अन्य कुछ जानकारियां इससे मिल सकती हैं, क्योंकि धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ मसला है। हाल ही में जिस तरह से हमने उदयपुर हत्याकांड में देखा कि दावत इस्लामी जो धार्मिक संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है, उसके काफी सारे गुर्गे न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दावत इस्लामी को लेकर भी इस समय जेआईसी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, कहीं किसी धार्मिक या इस्लामिक संगठन से तो नहीं है। हालांकि अभी तक प्रशासन के द्वारा इस बात पर किसी तरह की मोहर नहीं लगाई गई है। उन्होंने इतना जरूर संभावना जताई है कि जेआईसी के दौरान अभी अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ उसके पास जो लगेज मिला था, उसके पास धार्मिक पुस्तकें मिली थी। हालांकि वो धार्मिक पुस्तकें नॉर्मल थी कि किस तरह का एक कस्टम ट्रेडिशन होना चाहिए, किस तरह का एक रिलीजिएशन कस्टम्स होते हैं, उसी चीज को लेकर ये सारी किताबें मिली थी। फिलहाल जेआईसी जारी है और श्री गंगानगर पुलिस के साथ साथ जो सीआईडी है, आईबी है, रो है और अदर एजेंसीज हैं, वो इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पूछताछ में पाक घुसपैठिए से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो आखिरकार बीएसएफ ने जिस घुसपैठियों को पकड़ा, उससे पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता, पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से ये सीमा पार करके यहां पर पहुंचा था। और अब बात करेंगे जोधपुर के, जहां पर जोधपुर के लूणी में हत्या को हादसे का रंग देने वाले अपराधियों की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन इस डबल मर्डर का पुलिस अब तक कारण पता नहीं लगा पाई कि आखिर किस वजह से ये डबल मर्डर किया गया। फिलहाल पुलिस ने कविता और उसके भाई रमेश की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है। तो उनको सजा दे, ऐसा कार्रवाई करे। भाई बहन की हत्या में बड़ा खुलासा, हत्या वाली साजिश हादसे का दिया रंग। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये एक्चुअल में मर्डर का मैटर था, जिसमें प्री प्लान तरीके से पहले एक व्यक्ति ने रेकी की, फिर दूसरा जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी लेकर के गया पीछे और टक्कर मार करके इस घटना को अंजाम दिया। निशाने पर था भाई, बहन बनी शिकार। रमेश से दुश्मनी थी इनका, जो मुख्य मोटिव था वो रमेश की हत्या करने का। एक इतनी दुखद घटना हमारे राजस्थान में, हमारे लूणी क्षेत्र में घटित हुई है। जोधपुर के लोणी में रोड एक्सीडेंट में भाई बहन की हत्या को लेकर हुए हंगामे के बाद पुलिस का खुलासा हैरान करने वाला है। लोणी में इस डबल मर्डर को पहले हादसे का रूप दिया गया था, लेकिन परिजन पहले से ही इसे हत्या करार देकर एमडीएम अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए।
हमारी मांग सरकार से यही रहेगी, अपराधियों को जो दोषी हैं उनको 302 के तहत उनको फांसी दी जाए। साथ में हमारी ये मांग रहेगी कि जो परिवार किसान गरीब परिवार है उनके आश्रित जो परिवार के सदस्य हैं उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के रूप में हमने 50-50 लाख की जो है राशि हमने सरकार को जो है मांग की है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। हमारी बेटी जो पढ़ लिख कर एक पटवारी के चयन के लिए जा रही थी तो उसके साथ षड्यंत्रपूर्वक ये सीधा सीधा मर्डर है। डबल मर्डर मामले में धरने ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया। परिजनों के धरने में सांसद देवी जी पटेल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी शामिल हुए और पीड़ित परिवार की मांग माने जाने की सरकार के सामने मांग रखी। कोई एक जाति विशेष विधाजम नहीं है। आप ऐसा वो आज अटों फैसलो कर उठा जो प्रस्ताव अटों भेजे और उन प्रस्ताव माते कार्रवाई होनी चाहिए जिनमें आर्थिक पैकेज भी है और हाँ दोनों टाबरा परिजना में जो भी योग्य है एक बार तुरंत उन्हें पहली बात तो जब तक सरकार नो फैसलो नहीं हुए उन्हें संविदा माते नौकरी लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल सोमवार को जोधपुर के केसर गांव निवासी कविता पटेल और उनके भाई रमेश की हत्या कर दी गई थी, लेकिन शातिर अपराधियों ने हत्या को हादसे का रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस के खुलासे के मुताबिक अपराधियों के निशाने पर भाई यानी रमेश पटेल था। रमेश को मारने के लिए शंकर पटेल ने 3 लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। रमेश पटेल की हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही बना ली गई थी। इसके लिए आरोपी शंकर पटेल ने सेकंड हैंड कार भी खरीदी थी। 2 दिन की रेकी के बाद सोमवार को अपराधी ने अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल की। कविता का पटवारी के लिए चयन हुआ था और वो भाई रमेश के साथ ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। मौके का फायदा उठाकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शंकर नाम का जो व्यक्ति था उसने रमेश, सोहन और राकेश इनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि ये गाड़ी जो है XUV इससे टक्कर मार करके इनकी हत्या करनी है। ये गाड़ी भी करीब 1 महीने पूर्व ही इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी साथ में जाकर के। बहरहाल पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस हत्या का कारण नहीं बता पाई है। जांच में ये तो पता चलेगा कि ये आपसी रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। रंजन दवे के साथ चंद्रकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा हम रंजन का रुख करेंगे। और इस वक्त रंजन, अगर आज दिन भर के घटनाक्रम के इस पूरे मसले को लेकर के बात करें, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, सबसे बड़ा अपडेट तो बता दूं कि तकरीबन 36 घंटे होने को आए हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन अभी दोनों मौसेरे भाई बहन का जो शव है मोर्चरी में है और देवजी भाई पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके अलावा जो लूनी क्षेत्र की बात करें तो जिला परिषद के सदस्य हैं, आसपास के गाँव के सरपंच हैं, उसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं की जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। एक दौर की वार्ता हुई है अभी तक, लेकिन वो बेनतीजा रही है। लोगों को इस बात का रोष है कि अभी तक जिला कलेक्टर यहाँ किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने कही नहीं है। मेरे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि लगातार इस पूरे मामले पर कमेटी में भी अंदर रहे हैं, संघर्ष समिति के रूप में यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बैठ जी, किस तरीके का वार्ता हुई है और क्या कुछ रहा है अभी तक? वार्ता राजस्थान सरकार की जो हैं प्रतिनिधि जो हैं कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री जो हैं वार्तालाप के लिए बैठे हैं टेबल के ऊपर, सांसद देवजी पटेल बैठे हैं, 3-4 विधायक बैठे हैं और जो है ये संभागीय स्तरीय जो है जोधपुर जिला हेडक्वार्टर है और उसके अंदर SDM लेवल का जो है अधिकारी वहाँ पे मौजूद और केंद्रीय मंत्री वहाँ मौजूद है और किसी सकारात्मक नहीं जी, अभी वार्ता तो प्रशासन के कोई भी अधिकारी आए, अच्छी बात है। वार्ता किस हद तक पहुंची आपकी? वार्ता जो है बिल्कुल उन्होंने सिर्फ सुनी की है, घिसा पिटी की है, किसी प्रकार की जो है। बिल्कुल रंजन, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ टावर पर बाबा नारायण दास चढ़े हुए हैं। तो छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बाबा नारायण दास क्यों चढ़े हुए हैं टावर पर।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत था और आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच एक बाबा टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े संत नारायण दास को नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिस टावर के नीचे सुरक्षा जाल बिछाकर के लगातार इंतजार करती रही, लेकिन बाबा नहीं उतरे। बाबा का यह कहना है कि मामले में मेरे हक में फैसला होता है तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। आपको बता दें कि जिले में 550 दिनों से अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा है। 17 जुलाई को दूसरे बाबा हरिबोल ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत के लिए पर्यटन मंत्री को भेजा। 18 जुलाई को साधु संतों से विश्वेंद्र सिंह की बातचीत हुई, लेकिन आज नाराज बाबा टावर पर चढ़ गए। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने 5 कस्बों में बुधवार दोपहर को 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। इधर टावर पर चढ़े बाबा को नीचे उतारने के लिए अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने साफ कह दिया कि जब तक लिखित में नहीं देंगे नीचे नहीं आऊंगा। आंदोलन पवित्र कार्य के लिए है, ना तो कोई को आत्मदाह की धमकी देनी है, ना इस प्रकार का कृत्य करना है कि कोई टावर पर चढ़े। आप लोग सब इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अब क्या करें, स्वतंत्र होते हैं साधु लोग। इन साधुओं को हमने बड़ी प्रार्थना कर ली, नहीं उतर रहे हैं, इसमें यहाँ किसी का दोष नहीं है। तो लगातार अवैध खनन को लेकर के संतों का आक्रोश नजर आ रहा है। साधु संतों का एक डेलीगेशन आईजी दफ्तर पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से साधु संतों की बातचीत को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2 दिन में तीसरी दफा यह बातचीत वार्ता हो रही है। 12 घंटे से टावर पर बाबा नारायण दास चढ़े हुए हैं। बाबा को मनाने में प्रशासन जुटा हुआ है और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब साधु संतों का एक डेलीगेशन विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है। आईजी दफ्तर पहुंचा है। यहां पर आईजी से बात होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक पूरी फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्या अपडेट और जानकारी आपके पास है? साधु संतों का एक प्रतिनिधि मंडल आईजी दफ्तर पहुंचा है। देखिए, बिल्कुल हेमंत, पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो संत नारायण दास हैं वो अभी भी मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं और अब संतों का एक डेलीगेशन जो है वो आईजी कार्यालय पहुंचा है, जहां मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संतों के बीच में जो वार्ता है वो हो रही है। और जो संत मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं संत नारायण दास, उनका कहना है कि जब तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता कि कब तक इस खनन को रोक दिया जाएगा, तब तक वो मोबाइल टावर से नहीं उतरेंगे। उसके सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता वहां पर जो है तैनात किया गया है और आसपास में टावर के चारों तरफ जो है जाल लगाया गया है, जिससे कि कोई भी अनहोनी वहां पर न घटे। और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए। अब आईजी कार्यालय में जो बैठक है उसका दौर जारी है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और आईजी जो है गौरव श्रीवास्तव और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संतों के बीच में जो चर्चा है वो हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल आखिरकार इस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपत्तिजनक नारे लगाकर के विवादों में आए गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ में कई राज सामने आ रहे हैं और विवादित नारा देने के बाद हैदराबाद फरार हो चुके गौहर के अजमेर से लेकर हैदराबाद तक के सहयोगियों को तलाशा जा रहा है। तो साथ ही साथ उसके मोबाइल डिटेल से भी कई राज सामने आ रहे हैं। कन्हैया की हत्या के मामले को ध्यान में रखकर भी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि एनआईए भी अब इस पर शिकंजा कस सकती है। तो गौहर चिश्ती से एनआईए की पूछताछ हो सकती है। अजमेर से लेकर के हैदराबाद तक गौहर के राज लगातार सामने आ रहे हैं। एनआईए अब इससे पूछताछ कर सकती है। कई सवालों के जवाब इससे लेने की कोशिश की जा सकती है। तो साथ ही साथ पुलिस की अब तक की पूछताछ में कई राज इसमें उगले हैं। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहा गौहर चिश्ती ज्यों-ज्यों रिमांड की अवधि आगे बढ़ती जा रही है, कई राज उसके हलक से बाहर निकलते आ जा रहे हैं। इस मामले में 2 और लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने गौहर चिश्ती को 28 जून को अजमेर से जयपुर तक फरार करने में सहायता दी और साथ ही साथ 28 जून से 30 जून तक गौहर चिश्ती को जयपुर में शरण देने वाले। तो इन 2 युवकों के नाम भी निकलकर सामने आए पुलिस की अब तक की पड़ताल में, जिनके बाद पुलिस
जो है इन दोनों ही युवक जिनके नाम नासिर और अबरार बताए जा रहे हैं उन पर भी अपना शिकंजा कसने जा रही है। इसके अलावा पुलिस का पूरा फोकस जो है वो 16 जून की उस मीटिंग पर टिका हुआ है जहां पर गौहर चिश्ती ने एक मीटिंग की थी 17 जून को, जो मौन जुलूस निकलने वाला था उसको लेकर। तो उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उस मीटिंग में चर्चाएं हुई थी, उन तमाम पहलुओं पर गौहर चिश्ती से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी बातें निकल के सामने आई है। गौहर चिश्ती लगातार 14 जुलाई से ही, जब से उसको हैदराबाद से पुलिस ने डिटेन किया है, वो इस क्रिश्चियनगंज थाने में ही मौजूद है और यहीं पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो अनुसंधान के पहलू हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। सबके बीच में एनआईए की टीम ने भी अनऑफिशियली अजमेर में आकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और बहुत संभावना है कि जब 22 जुलाई को गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा और पुलिस का अनुसंधान पूरा होगा, उसके बाद एनआईए जो है वो गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। तो लगातार गौहर चिश्ती जो है वो पुलिस रिमांड में कई राज उगल रहा है और इस मामले में आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तारियां होने की संभावना है। 2 नाम जो अभी तक निकल के सामने आए हैं, नासिर और अबरार, उनकी गिरफ्तारी होने के साथ साथ जो कुछ और लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको खंगालने के लिए पुलिस लगातार जो है गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं टोंक जिले के अस्पतालों में इन दिनों आवारा जानवरों का बसेरा है। यकीन नहीं होता तो जिला अस्पताल की ये तस्वीरें आप देखिए, वार्ड हो या फिर गैलरी या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कमरा, हर तरफ आवारा कुत्ते और आवारा जानवर नजर आ रहे हैं। पहली नजर में इंसानों का नहीं जानवरों का अस्पताल दिखता है। अब बताया जा रहा है कि अस्पताल में आवारा पशुओं के जमावड़े को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, मगर अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ना सीएमएचओ को कोई मतलब और ना ही पीएमओ को कोई मतलब। अस्पताल की हालत देखिए, आवारा सांड, गायें और कुत्ते यहां पर आराम से रहते हैं। तो ये जिला अस्पताल के हालात हैं। पीएमओ से लेकर के सीएमएचओ तक सब मौन है। खौफ ज़दा है मरीज और प्रशासन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में है। ये तस्वीरें चौंका सकती है। ये दरअसल जानवरों का अस्पताल नहीं है, ये अस्पताल है टोंक का जिला अस्पताल, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने का सपना लेकर यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन यहां के हालात मरीजों को भी निराश कर रहे हैं और आम लोगों को भी। तो चलिए बुलेटिन में आगे आप देखिए, अपनी ही सरकार पर विधायक वाजिब अली के सवाल। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपनी सरकार से वाजिब अली के सवाल क्या है।